तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे 12th का सोशियोलॉजी का सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भारत में जनसांख्यिकी। भारत में जनसांख्यिकी का मतलब क्या है? मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बच्चों को ये बात हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग चैप्टर का नाम एक बार पढ़ लो। चैप्टर का नाम अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको 75% चैप्टर तो ऐसे ही समझ में आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम समझना, चैप्टर के अंदर तो आपको समझ में आ ही जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट देखो नाम क्या है आपके इस चैप्टर का, लिखा है भारत में जनसांख्यिकी। भारत में तो पता ही आपको। अभी जनसांख्यिकी क्या है? जब कोई राज्य, कोई प्रदेश या कोई देश अपने देश की व्यक्तियों की गणना करना शुरू कर दे या उनके आंकड़े इकट्ठा करना शुरू कर दे, उसको बोलते हैं जनसांख्यिकी। इंग्लिश में बोलते हैं डेमोग्राफी। जनसांख्यिकी सिंपल सी है कि जो प्रदेश अपने समाज में रह रहे लोगों की गणना शुरू कर दे कि वो कितने लोग हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, किस किस जाति से आते हैं, किस किस काम में वो लगे हुए हैं, किस किस आयु वर्ग के लोग हैं घर के अंदर और कितने कितने सदस्य हैं, उसको बोलते हैं जनसांख्यिकी। इंग्लिश में बोले तो डेमोग्राफी। अगर डेमोग्राफी की मैं बात करूं तो जो डेमोग्राफी शब्द है, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं इस डेमोग्राफी शब्द का, तो ये डेमोग्राफी शब्द यूनान से लिया गया। कहाँ से? यूनान से। यूनान से दो शब्दों से मिलकर बना है डेमोग्राफी, एक तो डेमोस, एक है ग्राफीन। ठीक है, डेमोस का मतलब है लोग और ग्राफीन का मतलब है का वर्णन। तो जहां पर लोगों का वर्णन हो उसी को बोला जाता है डेमोग्राफी। इसी को बोलते हैं सिंपल सा जनसांख्यिकी। हमारे देश में भी जनसांख्यिकी है। हमारे देश नहीं, आजकल हर देश में जो भी देश नया उभर कर सामने आ रहा है, जो भी विकासशील देश है, जो भी अविकसित देश है या जो भी विकसित देश है, उन सब देशों में इसका प्रयोग होता है। अपने देश की गणना करने के लिए वो जानना चाहते हैं कि उनके समाज में या उनके प्रदेश में कितने लोग रहते हैं। क्योंकि आप एक बात समझो, अगर मान लो, उदाहरण देता हूँ आपको, अगर मान लो आप किसी भी स्टेट के आप सीएम बन जाओ और आपको वहाँ पर नीतियाँ लागू करनी है। नीति आप कब लागू करोगे? जब आपको अपने स्टेट में रह रहे उन लोगों की जनसंख्या का पता होगा। आपको जिस भी कास्ट के लिए कोई नीति लागू करनी है, मान लो आपको एससी के लिए करनी है, तो आपको एससी के लिए सबसे पहले उनकी संख्या तो पता होनी चाहिए ना। जब आपको संख्या पता होगी तभी तो आप उस संख्या के अनुसार उनको नीतियाँ बनाकर दोगे। मान लो लोग तो हैं 1000, आप बना के दो तो 500 लोगों को, तो ये तो असमानता हो जाएगी ना। तो उसी समानता को निर्धारित करने के लिए समाज में जितने लोग हैं उन सब तक नीतियां पहुंचाने के लिए, नीतियों को निर्माण करने के लिए समाज में जनसंख्या की गणना करी जाती है। उसको बोलते हैं जनगणना या जनसांख्यिकी बोलते हैं, डेमोग्राफी। उसकी गणना करी जाती है, समझे? और ये जनसांख्यिकी जो शब्द है ना, इसी का एक भाग है जनगणना। इसका एक भाग है बस जनगणना। इसका अगर मीनिंग बताऊं तो बहुत बड़ा है, जो कि अभी मैं बताऊंगा तो कोई फायदा नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है। बस इससे रिलेट कर लो कि जनगणना इसी से संबंधित है, बस इतना समझ लो, क्योंकि इसका मीनिंग तो बहुत बड़ा निकलेगा, है ना। वो बाद में देखेंगे जब कभी टाइम लगा तो डेमोग्राफी ये होती है, आपको मैंने बता दिया। अब ये जो डेमोग्राफी है, जनगणना का रूप है, कहाँ से निकला? सबसे पहले कहाँ से आया देशों में? तो सबसे पहले जो जनगणना का रूप है अमेरिका से निकला था। अमेरिका जो कि आज विश्व में एक महाशक्ति है, वो देश 1776 में आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से। ब्रिटेन जिसके हम भी कभी गुलाम थे, हमें भी गुलाम बना रखा था ब्रिटेन ने, और उसी ब्रिटेन ने अमेरिका को भी गुलाम बना रखा था। अमेरिका उसने कब आज़ाद करा? 1776 में। और जैसे ही अमेरिका आज़ाद हुआ ब्रिटेन के चंगुल से, उसके बाद उन्होंने कुछ 10 साल के अंतराल के बाद अपने देश में जनगणना करवा दी। क्यों करवा दी? क्योंकि उनको जानना था हमारे देश में कैसे कैसे लोग रहते, किस किस जातियों से संबंधित लोग रहते हैं और कितनी जनसंख्या उनकी। क्योंकि अमेरिका के लोग अपनी नीतियां लागू करना चाह रहे थे अपने लोगों के लिए, इसलिए उनको जानना था कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं, कितने निवास करते हैं, ताकि उनके लिए नीतियां का निर्माण किया जा सके। ये मॉडल देखकर 1790 की जो जनगणना है अमेरिका की, सबसे आधुनिक जनगणना, सबसे मॉडर्न जनगणना माना जाता है इसको। सबसे मॉडर्न, सबसे ज़्यादा आधुनिक जनगणना आज तक की इसको माना जाता है। इसको देखकर यूरोप के पेट में दर्द होने लगा। यूरोप को लगने लगा भाई अमेरिका जनगणना क्यों करवा रहा है, इसकी क्या वजह है? जब उनको पता लगा ना अमेरिका क्यों जनगणना करा रहा है, तो जो इतने यूरोप के देश थे ब्रिटेन को मिलाकर, उन सब लोगों को लगने लगा भाई हम भी जनगणना कराएंगे, हमें भी जानना है हमारे देश में कितने लोग हैं, हम भी उनके लिए नीति लागू करना चाहते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितने लोग रहते हैं, किस किस भाषा के लोग रहते हैं, किस किस संस्कृति के लोग रहते हैं, किस किस समुदाय से संबंधित हमें भी जानना है। तो उन सब ने जनगणना करानी शुरू कर दी। उसके बाद जब ब्रिटेन ने अपने देश में जनगणना कराई, तो उसी के साथ ब्रिटेन के हम गुलाम तो थे ना, आपको पता है हम गुलाम थे। इसी समय की बात है, हम गुलाम कब बन गए थे? हमारा देश गुलाम बन गया था 1757 में। पहली बार हमारे देश में गुलामी का अगर बीज बोया गया था तो बंगाल से बोया गया था 1757 में। और ब्रिटेन ने हमारे देश में जनगणना की शुरुआत कब कर दी थी? हमारे देश में ब्रिटेन ने शुरुआत कर दी थी 1900 में शुरू कर दी थी। लेकिन हमारे देश में सबसे पहले जो जनगणना मानी जाती है वो आपके 1881 की मानी जाती है भारत में, जो सबसे पहले अंग्रेजों ने करवाई थी।
और 1881 के बाद हमारे देश में हर 10 साल बाद जनगणना होती रही है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, उस समय तक 1950 आते आते हमारे देश में 1881 से लेकर 7 जनगणनाएं हो चुकी थी। 7 जनगणनाएं हो चुकी थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1881 से लेकर। तो हमारे देश में हर 10 साल के अंतराल में क्या होता है, जनगणना होती है। जैसे अभी की हमारी जो जनगणना, नवीन जो जनगणना हमारे देश की कौन सी है, वो 2011 की मानी जाती है हमारे देश में। हमारे देश की जो नई जनगणना है वो 2011 की है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं 2011 की जनगणना आपके पुराने आंकड़े हैं, अगर इसमें 10 साल ऐड करो तो दोबारा जनगणना कब होनी थी, 2021 में। पर वो जनगणना नहीं हो पाई, कि पोस्टपोन हो गई, क्योंकि हमारे देश में कोरोना चल रहा था। 21, 22 में और 23 में नहीं हो पाई। 24 अभी देश आया, 24 भी खत्म होगा, पता नहीं जनगणना कब होगी। अभी तक सरकार का कोई रूप दिखता नहीं है कि जनगणना होगी भी या नहीं होगी। पर अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो दिख रहा है कि जनगणना का कोई रूप भी दिख रहा है, ठीक है। तो अभी तो नहीं लग रहा कोई जनगणना होगी, लेकिन 2011 की जनगणना सबसे नई जनगणना मान जाते हैं और ये हमारे देश में सबसे नई है और इसी के आंकड़े हमारे पास मौजूद है। जो आपकी बुक में भी वो भी इसी के आंकड़े हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा देश दुनिया का विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। पहला देश है चीन। लेकिन अभी अगर जो जनगणना अगर हुई, वैसे तो आंकड़े हमारे पास आ ही चुके हैं कि 2024 में हमारा देश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। 141 करोड़ जनसंख्या हमारे देश में बन चुकी है, 141 करोड़। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ मानी जाती है। समझे इस बात को। सेकंड नंबर पर आती है हमारी जनगणना, हमारी देश की जनसंख्या। फर्स्ट नंबर पे चीन की 2011 के अनुसार। 24 की माने तो आज विश्व में चीन को पछाड़कर हम फर्स्ट नंबर पे जा चुके हैं। पर तुम्हारी बुक में 24 के आंकड़े नहीं मानने हैं, 11 के हैं, इसलिए 11 का पढ़ेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट 11 का है। पर करंट का भी तुम्हें पता होना चाहिए, करंट में हमारी जनसंख्या क्या है। तो ये आपको बता दें 141 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की अभी करंट में चल रही है, ठीक है, जो कि चीन को पछाड़ के सबसे फर्स्ट नंबर पे पहुंच गया। आज दुनिया में जनसंख्या के मामले में भारत सबसे फर्स्ट नंबर पे आ चुका है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये देख लो आप। उसके बाद जनसंख्या की बात जब हम करते हैं तो ये जनसंख्या है ना काफ़ी देशों की एक बीमारी बन चुकी है। बढ़ती हुई जनसंख्या देशों में भुखमरी लाती है, बेरोजगारी लाती है, अकाल लाती है और संसाधनों की कमी लाती है। बढ़ती हुई जनसंख्या देशों में, जो बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत ज़्यादा देशों में विकार लाती है, बहुत सारी नीतियों के निर्माण में बाधा आती है जनसंख्या। आज तुम हमारे देश में ही देख लो भाई, हमारे देश में बेरोजगारी, भुखमरी काफ़ी, आज भी ये बोलने की बात है कि देश बहुत 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी देश में ऐसी जगहें हैं जहां पर आज भी भुखमरी मिलेगी, शोषित समाज मिलेगा। आज भी ऐसा है, आज भी है। समझे इस बात को। और देखो आप लोग, बीमारियां आज भी हैं हमारे देश में, नहीं खत्म हुई है। ये सारे कारण हैं। बेरोजगारी तो बहुत बड़े चरम पर हमारे देश में, आप देख सकते हो कितने हमारे देश में टोटल बताऊं आपको तो 33 करोड़ लोग हैं जो पढ़े लिखे तो हैं पर उनके पास नौकरी नहीं है। 33 करोड़ लोग हैं फ्रेश। अब आप देख लो बेरोजगारी कितने बड़े चरम पर है। और आए दिन पेपर लीक, आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है, कोई ना कोई घोटाले आते रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का मोह भंग हो रहा है। ये सब होता है, बहुत बड़ी एक बीमारी है देशों की, बढ़ती हुई जनसंख्या। उस बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर आपके एक दो समाजशास्त्री है जिन्होंने इनको लेकर 2 सिद्धांत दिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। सीबीएसई आपसे 5 नंबर पर पूछता, बताओ वो सिद्धांत क्या, उसको बोलते हैं माल्थस का सिद्धांत। सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत आपका इस बुक का। अगर इस बुक में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो मैं आपको बताता रहूंगा। 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो आपकी आ गई है कि क्या, माल्थस का सिद्धांत, जो भी हम पढ़ेंगे ये रहा माल्थस का सिद्धांत, जो अभी हम पढ़ेंगे अभी बस नेक्स्ट, इसके बाद माल्थस सिद्धांत पढ़ेंगे। उससे पहले आप ये जान लो कि हमारे देश में जो जनगणना होती है, हमारे देश में जनगणना के 2 प्रकार है। इस बात को समझाओ, 2 प्रकार हमारे देश में जनगणना के। कौन कौन से देखो तो आकारिक जनसांख्यिकी और सामाजिक जनसांख्यिकी, ये 2 प्रकार के हमारे देश में तत्व पाए जाते हैं। डेमोग्राफी के 2 प्रकार है हमारे देश में। कौन कौन से देख लो। आकारिक में क्या होता है, आकारिक में हम जनसंख्या के आंकड़े इकट्ठे करते हैं। आंकड़े मात्रात्मक रूप में, गणितीय रूप में, है ना, आंकड़े इकट्ठे करते हैं हम गणितीय रूप में, आंकड़े, है ना, आकारिक जनसांख्यिकी में। सामाजिक जनसांख्यिकी में हम उस जनसंख्या में हो रहे बदलावों के कारणों का पता लगाते हैं, बदलावों के कारणों का पता लगाते हैं। जैसे अभी बताता हूँ, दोनों एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसे अभी मान लो हम किसी प्रदेश में रह रहे हैं और मुझे वहाँ पर जानना है, मुझे वहाँ पर मेरे लोगों के लिए नीति लागू करनी है, तो मुझे वहाँ पर जानना है कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है। तो मैं वहाँ पर क्या कराऊंगा, जनगणना करवाऊंगा इसको। और उसको जब मैं जनगणना कराऊंगा तो वो कैसे इकट्ठा करूँगा, मैं पूरी आंकड़े इकट्ठे करूँगा ना, मैं मात्रात्मक रूप में, गणितीय रूप में। तो जब मैं आंकड़े इकट्ठे करूँ अपनी जनगणना को जानने के लिए, उसी को बोलते हैं आकारिक जनसांख्यिकी, जिसमें मैं किसी भी इकाई के, किसी भी क्षेत्र में रह रहे लोगों के आंकड़े इकट्ठे करूं गणितीय रूप में, उसको बोलते हैं आकारिक
जनसांख्यिकी या आकारिक जनसंख्या। आ जाओ दूसरे पे, सामाजिक में। अब सामाजिक में मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूंगा कि यार मेरी जो जनगणना मैं करवाई है उसमें मैंने देखा कि यार मेरे लोगों की संख्या तो 1000 है, लेकिन उससे पहले जो मैंने जो जनगणना कराई थी उसमें थे 1100, इसमें 100 घट गए अब दूसरी जनगणना में। तो मैं ये देखूंगा कि इसमें बदलाव क्यों हुआ भाई, मेरे 100 लोग कहाँ गए, मेरे प्रदेश के कहाँ चले गए वो 100 लोग, है ना। तो उस समय मैं कारणों का पता लगाऊंगा, अगर उनकी संख्या कम हुई है तो किन कारणों से कम हुई है, क्यों बदलाव आया, 1100 से क्यों वो 1000 पर पहुंच गए, इसके कारणों का पता लगाया जाता है। क्यों जनसंख्या बढ़ रही है, क्यों घट रही है, इसके कारणों का पता लगाया जाता है। क्यों मृत्यु दर इतनी ऊपर बढ़ रही है, इसका कारणों का पता लगाया जाता है। क्यों मृत्यु दर घट रही है, इसके कारणों का पता लगाया जाता है ना। प्रवासन दर क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहा है, माइग्रेशन एक राज्य से दूसरे राज्य में क्यों हो रहा है, ठीक है। स्त्री पुरुष जो लिंग अनुपात है इतना क्यों गिर रहा है स्त्रियों के मामले में, ठीक है। और मात्र मृत्यु दर क्यों बढ़ती जा रही है, शिशु मृत्यु दर क्यों बढ़ती जा रही है, इन सब के आंकड़े इकट्ठे जब करे जाते हैं उसको बोला जाता है आकारिक जनसांख्यिकी। और जब इनके अंदर हो रहे बदलावों का पता लगाया जाता है कि इनमें बदलाव क्यों हो रहे हैं, मात्र मृत्यु दर क्यों बढ़ती जा रही है, कारणों का पता लगाना है। जनसंख्या क्यों बढ़ती जा रही है, कारणों का पता लगाना है। मृत्यु दर क्यों इतनी घटती जा रही है, कारणों का पता लगाना है। तो उस एवज में हम उसको बोलते हैं सामाजिक जनसांख्यिकी। मेरे ख्याल से होपफुली आप समझ गए होंगे कि जनसांख्यिकी के 2 प्रकार क्या है हमारे देश में, आकारिक और सामाजिक जनसांख्यिकी कहलाती है, इनको बोलते हैं। समझ गया। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं कि विश्व में जो हमारे देश में जो बढ़ती हुई जनसंख्या या विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या उसको लेकर क्या सिद्धांत आया। अब मैं बताया आपको माल्थस का सिद्धांत बताना है, अब माल्थस का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। विश्व में इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मैंने आपको बता दिया, विश्व में जो बढ़ती हुई जनसंख्या इसकी वजह से समाज में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषित समाज हो जाता है, ठीक है। और ऊपर से संसाधनों की कमी हो जाती है। सरकार के पास इतने संसाधन नहीं रहते कि वो अपने देश में बढ़ती हुई जनसंख्या को नीतियों का निर्माण का फायदा दे सके या नीतियां उनके लिए बना सके। जो बढ़ रही जनसंख्या है उनके लिए उनके पास संसाधन नहीं होते। उस सूरत में उस बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से देश में भूखमरी आ जाती है, अकाल पड़ जाते हैं और कुपोषित होता है समाज और बेरोजगार हो जाता है। उस स्थिति से बचने के लिए माल्थस एक समाजशास्त्री है, उसने आपके लिए एक सिद्धांत दिया है। वो सिद्धांत कहाँ से दिया है, एस्से, इनकी एक बुक है एस्से ऑन पॉपुलेशन, इनकी खुद की बुक है एस्से ऑन पॉपुलेशन। इनका पूरा नाम क्या, इनका नाम है रॉबर्ट माल्थस, पूरा नाम इनका रॉबर्ट माल्थस। इन्होंने ये सिद्धांत दिया है बढ़ती हुई जनसंख्या को कम करने के लिए, क्योंकि आपने देख लिया जब समाज में जनसंख्या बढ़ेगी तो उससे क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे, मैंने बताया आपको भी। तो उस साइड इफेक्ट को कम करने के लिए आपके इस माल्थस ने कोई सिद्धांत दिया, उसको बोलते हैं आप माल्थस का सिद्धांत। और ये सीबीएसई आपको डायरेक्ट 5 नंबर में पूछता है, बड़ा वीवीआईपी क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, सीबीएसई डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे। एक ये और एक अगला बताऊंगा, दोनों में से एक डायरेक्ट पूछ लेगा। वो 3 नंबर का पूछेगा, ये 5 का पूछ लेगा डायरेक्ट। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। और बहुत ईजी भी है, सबसे ज़्यादा ईजी है इस पूरी बुक में, सबसे ज़्यादा ईजी है। सुनो इसमें क्या है, देखो माल्थस क्या कहता है। माल्थस कहता है भाई विश्व में जो इतनी जनसंख्या बढ़ रही है इसकी वजह से किसी भी देश में भूखमरी आ जाती है, अकाल पड़ जाता है, बेरोजगारी आ जाती है। इन सब चीज़ों की वजह से समाज पिछड़ जाता है और देश में इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है विश्व में, जिस हिसाब से लोगों के लिए खाने के लिए संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं। जनसंख्या तो बहुत स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों के पास पैसे नहीं है उन संसाधनों को खरीदने के लिए, उनको उन नई जनसंख्या को वो संसाधन उपलब्ध कराने के, वो नई जनसंख्या को रोजगार देने के वो संसाधन नहीं है। तो ये माल्थस कह रहा है कि इस जनसंख्या को नियंत्रित करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से उनके लिए खाने के संसाधन विश्व में नहीं बढ़ रहे हैं, जिस वजह से क्या पड़ेंगे, फिर अकाली पड़ेंगे, भूखमरी आएगी, कुपोषित होगा समाज, क्या होगा यही। अगर आप चाहते हो कि आपका समाज ना पिछड़े, आप चाहते हो कि आपके समाज में बेरोजगारी, भूखमरी और ये सब कुपोषित समाज ना, उसके लिए आपको अपनी जनसंख्या पे नियंत्रित करना पड़ेगा। और जनसंख्या पे नियंत्रित करने के लिए आपको 2 उपाय करने पड़ेंगे। 2 उपाय बताएं। 2 उपाय क्या बताए उन्होंने, सुनो जरा। 2 बताएं, उन्होंने एक तो बताया कृत्रिम उपाय, एक बताया उन्होंने प्राकृतिक। ये 2 चीजें उन्होंने बताई है। तो पहला उपाय बताता है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल, जो हम खुद कर सकते हैं, इंग्लिश में बोले तो जो हम खुद कर सकते हैं उसको बोलते हैं कृत्रिम उपाय। कृत्रिम उपाय में माल्थस बताता है कि देर से शादी करो, ब्रह्मचार्य का पालन करो या दवाइयों का प्रयोग करो। ये 3 बातें बोली हैं, देर से शादी करो या शादी ही मत करो या दवाइयों का प्रयोग करो। ये 3 बातें बोली हैं माल्थस ने, जिससे कि आप अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकते हो, आपके समाज में बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये 3 उपाय उन्होंने बताए। फिर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अगर आप इन उपायों का प्रयोग नहीं करोगे, अगर आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दोगे और आपकी जनसंख्या ऐसी बढ़ती रहेगी तो कोई बात नहीं, प्रकृति आपकी जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या कंट्रोल करेगा। अब प्रकृति कैसे करेगी, देश में महामारी आ जाएगी कोई, ठीक है, देश में सुनामी आ जाएगी,
सुनामी आ जाएगी, सुनामी आई थी नेपाल, उसमें आपके उत्तराखंड में देखा था आपने, है ना। और भूकंप आ जाएगा, नेपाल में भूकंप आया था, है ना। सुनामी उत्तराखंड में आई थी, ठीक है। 2004 में पूरे भारत में सुनामी आई थी, वो देखा आप, सुनो। ऐसे में कोई बड़ी महामारी आ जाएगी, कोरोना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात कोरोना, कोई बड़ी बीमारी फैल जाएगी। कोरोना की वजह से हमारे पूरे विश्व में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, कितने सारे लोगों के निधन हो गया था, इतने सारे लोग मरे थे। और कोरोना सबसे ज़्यादा इफेक्टेड देश कौन से थे विश्व के? विलायती देश कौन कौन से? अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, ये जर्मनी, ये सारे इफेक्टेड देश थे। सबसे ज़्यादा मृत्यु यहाँ पर गई है, सबसे ज़्यादा आंकड़ा मृत्यु का यहीं पर पकड़ा गया है, यहाँ पर। वही बोला माल्थस ने कि अगर आप अपनी जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करोगे तो फिर प्रकृति आपकी जनसंख्या को नियंत्रित करेगी। तो प्रकृति क्या करेगी? आपके देश में सुनामी लाएगी, भूकंप लाएगी, महामारी लाएगी, कोरोना लाएगी, या फिर इन्फ्लुएंजा बीमारी ले आएगी, या प्लेग ले आएगी, या फिर और कोई बीमारी ले आएगी, है ना। ये सब बीमारी आपके समाज में आएंगी, क्योंकि आप अगर अपनी जनसंख्या कम नहीं कर रहे तो फिर प्रकृति करेगी। प्रकृति बीड़ा उठाती है आपकी जनसंख्या कम करने का। और कोरोना में तो आपने देख लिया कितने ज़्यादा लोग मरे हैं, बहुत ज़्यादा लोग मरे कोरोना में, है ना। ये सब है, ये बीमारियाँ हैं। तो ये माल्थस का सिद्धांत है। आपको लग रहा है कुछ निराशावादी बात कर रहा है कुछ, है ना, लोगों का थोड़ा मोरल गिरा रहा है ये, तो बिल्कुल ये गिरा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम, इसका दूसरा नाम है माल्थस का निराशावादी सिद्धांत। इसका दूसरा नाम है निराशावादी सिद्धांत, माल्थस कहता है। आपसे सीबीएसई सीधा सीधा दो क्वेश्चन पूछेगी, या तो वो पूछेंगे कि बताओ माल्थस का सिद्धांत क्या, सीधा पूछ लेगी, और सीधा सीबीएसई से कुछ नहीं पूछेगी, वो पूछेगी आपसे घुमा फिरा कर। वो क्या पूछेगी? बताओ निराशावादी सिद्धांत क्या कहता है, या माल्थस का निराशावादी सिद्धांत क्या है। तो निराशावादी सिद्धांत ये पूरा सिद्धांत है। शुरुआत में जनगणना जनसंख्या के बारे में बताते हैं, फिर कम करने के उपाय बताते हैं। ये दो सिद्धांत है, उनके एक ही सिद्धांत में आते हैं, निराशावादी सिद्धांत। आगे हम दूसरे स्लाइड में, और इसमें हम पढ़ना है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। इस समाज में 3 प्रकार के समाज आपको देखने को मिलेंगे। पहला समाज आपको मिलेगा अविकसित समाज, दूसरा समाज आपको मिलेगा विकासशील समाज, और तीसरा आपको मिलेगा विकसित समाज। अविकसित समाज क्या होता है? जिसमें कि लोगों को जागरूकता नहीं होती। अशिक्षित समाज होता है, ठीक है, और लोगों तक कोई सुविधा ही नहीं होती, कोई जागरूकता नहीं होती, ठीक है, कोई ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था नहीं होती, यातायात व्यवस्था कोई नहीं होती, कोई सुविधा नहीं होती, और सबसे बड़ी बात चिकित्सा सुविधा नहीं होती, डॉक्टर्स नहीं होते उस समय तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बिल्ड नहीं होती है कि जिससे हम मृत्यु दर को घटा दें। ये वही समाज है अविकसित समाज, जिसमें क्या होता है, आपकी जन्म दर तो बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, और उसी हिसाब से जितनी जन्म दर हाई होती है उसी हिसाब से उतने ही लोगों की मृत्यु भी हाई होती है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होती। यहाँ पर जन्म दर भी आपको हाई देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा ऊपर देखने को मिलेगी, और मृत्यु दर भी। अब जन्म दर ऊपर क्यों देखने को मिलेगी? क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है, फैमिली प्लानिंग को लेकर कोई जागरूकता नहीं है, इससे उनको ये नहीं पता कि बॉडी पे क्या साइड इफेक्ट पड़ेंगे। इसीलिए समाज में क्या होता है, आप देखते हो अपने आस पड़ोस में, है ना, किसी किसी का 7-8, 8-8 बच्चे होते हैं, 9-9, 10-10 होते हैं। जागरूकता नहीं होती उस समाज में, उस समय समाज में, वो उसको कहते हैं अविकसित समाज। तो जब उनमें जागरूकता आती है तब क्या होता है, हमारे दो की नीति चल जाती है। लेकिन जब नहीं होती जागरूकता तब क्या होता है, जन्म दर सबसे ज़्यादा हाई होती है, और उसी समाज में मृत्यु दर भी हाई मिलेगी आपको देखने को, क्योंकि जो समाज अविकसित होता है वहाँ पर चिकित्सा सुविधा नहीं होते, डॉक्टर्स नहीं होते। ये अविकसित समाज है, ठीक है। दूसरा समाज देखो कौन सा, विकासशील समाज। ये जो कि विकास की ओर अग्रसर होता है, जैसे वो विकास के पथ पर होता है, जो अभी अपना देश का विकास कर ही रहा होता है, उसको बोलते हैं विकासशील देश। हमारा देश भी कैसा देश है? विकासशील देश है। पाकिस्तान कैसा देश है? विकासशील देश है। बांग्लादेश कैसा देश है? विकासशील देश है। वहाँ वो विकास अभी कर रहे हैं, हुआ नहीं। अमेरिका कैसा देश है? अमेरिका पूरा विकसित देश है, विकसित देश में आता है, थर्ड पायदान पे आता है। रशिया कैसा देश है? पूरा विकसित समाज है। जापान कैसा है? विकसित समाज है। जर्मनी कैसा? विकसित समाज है। लेकिन विकासशील कौन है? जो अभी अपना विकास कर रहे हैं उनको विकासशील देश कहते हैं। इस समाज में क्या होता है, इस समय जब समाज अपने विकास कर ही रहा होता है उस समय जन्म दर तो वही हाई रहेगी, जन्म दर बिल्कुल हाई रहेगी। लेकिन इस समाज में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाती है, डॉक्टर्स आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मरने वालों की जनसंख्या होती है उसको डॉक्टर्स खींच के नीचे ला देते हैं। आपने इंस्टाग्राम पे एक ना फोटो वायरल बहुत होती है, आपने देखा होगा। तो उस फोटो में क्या होता है, एक डॉक्टर होता है, उसका सामने एक पेशेंट लेटा होता है, उसकी आत्मा निकल रही होती है, और डॉक्टर क्या करता है, रस्सी बांध के उसकी आत्मा को नीचे खींच रहा होता है। देखो डॉक्टर इसलिए तो भगवान है हमारे देश में, मरते हुए आदमी को जीवन दान देते हैं। तो जितने आदमी मरने चाहिए थे डॉक्टर्स उनको जिंदा कर देते, वो मरते ही नहीं। जब वो मरेंगे नहीं, जब उनकी मृत्यु नहीं होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी और बढ़ेगी, और नए बच्चे तो पैदा हो ही रहे, क्योंकि मैंने आपको बोला जन्म दर तो बढ़ ही रही है, घट तो रही नहीं। लेकिन मृत्यु दर गिरा दी डॉक्टरों ने। जब मृत्यु दर नीचे गिरा दी तो फिर जनसंख्या का क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। इसको बोलते हैं जनसंख्या का विस्फोट, जिसमें कि नए बच्चे तो पैदा हो ही रहे हैं, वो पुराने भी नहीं मर रहे,
उनकी भी मृत्यु नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से कि जनसंख्या का विस्फोट हो जाता है। इसको बोलते हैं जनसंख्या का विस्फोट, क्योंकि यहाँ पर क्या उपलब्ध हो जाती है, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाती है, चिकित्सा सुविधा। देखो, और इसके उदाहरण आपको तो कौन कौन से, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, है ना, और बहुत सारे देश हैं जो भी विकासशील देशों की लाइन में लगे। उन देशों में क्या है, उन देशों में आपको कौन सी बीमारी देखने को मिलेगी, वही जनसंख्या की बीमारी, जिसमें कि भुखमरी है, कुपोषित समाज है, बेरोजगारी है ना, गरीबी है, निर्धनता है देश में। और देखो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में तख्ता पलट और खास तो वहाँ पर इसी समस्या को, और भी हमारे बहुत सारे पड़ोसी देश हैं जिनमें ऐसी समस्या उपलब्ध है ना। तो ये सारी विकासशील देशों में समस्या होती है, और विकासशील देश ऐसा स्टेज है विकासशील जिसमें जनसंख्या का विस्फोट होता है, क्योंकि जो समाज होता है जागरूकता की तरफ बढ़ रहा होता है, पूरी तरह जागरूक नहीं हो, बढ़ रहा होता है, लेकिन इस समय चिकित्सा सुविधा बड़ी उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तुम देखो कितनी जनसंख्या है हमारी, ठीक है, चिकित्सा सुविधा पूरी उपलब्ध है हमारे देश में। इसी वजह से हमारे देश में जनसंख्या का क्या हो रखा है, विस्फोट हो रखा है। भारत सेकंड स्टेज में आता है, विकासशील देशों में आता है, पर आपकी बुक में नहीं बताया गया भारत के बारे में। मैं एक्स्ट्रा ऐड करके बता रहा हूँ आपको, लिखने की जरूरत नहीं आपको कि आप लिख दो कि भारत भी ऐड है, नहीं, भारत भी नहीं लिखा आपको, आप पाकिस्तान को ध्यान देना, आप बांग्लादेश को ध्यान देना, कोई समस्या नहीं, ठीक है, भारत का मत देना। अब आप विकसित समाज में, विकसित समाज वही, विकसित समाज में क्या होता है, समाज पूरा विकसित हो जाता है, जागरूकता आ जाती है, शिक्षित हो जाता है समाज, ठीक है, और पूरी की पूरी कह सकते हैं जनसंख्या में नियंत्रित हो जाता है। उनको पता लग जाता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए कितनी हानिकारक होती है, वो समझ जाते हैं, क्योंकि जागरूक लोग होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं, वो समझ जाते हैं कि जनसंख्या नहीं बढ़ानी भाई, जिस वजह से उनके देश में क्या हो जाता है, जनसंख्या भी पूरा नियंत्रित हो जाता है, जन्म दर स्थिर हो जाती है। ऐसा नहीं कि बच्चे ही पैदा नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, होंगे पर इतने नहीं होंगे जितने हानिकारक हो देश के लिए, उतने नहीं, कम होंगे, लेकिन मृत्यु दर तो यहाँ नीचे रहेगी, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर तो है ही, सबसे ज़्यादा डॉक्टर आपको विकसित समाज में मिलेंगे, सबसे बड़े बड़े हाईएस्ट क्वालिफाई वो आपको विकसित समाज में मिलेंगे। वहाँ पर मृत्यु दर तो नीचे ही रहेगी, पर जन्म दर में भी थोड़ी कमी आ जाएगी, जन्म दर थोड़ी स्थिर हो जाएगी, जिससे उन्होंने अपने वो क्या कर लेंगे, अपनी जनसंख्या पे नियंत्रित कर लेंगे। इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए थी, उतनी नहीं बढ़ेगी, कम बढ़ेगी, जनसंख्या नियंत्रित हो जाती है उनकी, क्योंकि जागरूक समाज होता है, पता लग जाता है उनको जनसंख्या बढ़ने के क्या साइड इफेक्ट है, ठीक है, शिक्षित समाज हो जाता है, जिसकी वजह से उनके देश में क्या चलती है, हम दो हमारे दो, या फिर हम दो हमारा एक, ये चलता है। बस ये है, ये आपके 3 स्टेज, जो 3 पायदान आपके, इसमें आप किसका उदाहरण दोगे, इसमें आप उदाहरण दोगे अमेरिका, जापान, रशिया, जर्मनी, इटली, इन सब के उदाहरण दोगे आप विकसित समाज में। इस बात को समझो, ठीक है, ये 3 स्टेज आपके, इसी को बोलते हैं जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। सीबीएसई सीधे पूछ लेता है 3 नंबर में, बताओ जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत क्या है, या पहला पायदान बताओ, दूसरा पायदान बताओ, या तीसरा पायदान बताओ, ये पूछ लेते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपको, होपफुली आपको समझ में आ ही गया होगा, बहुत ईजी है, कोई सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट ले, चलो अब आ जाते हैं हम हमारे जो वीडियो के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपकी पूरी बुक में वही दी गई है, उनके ऊपर आ जाते हैं। ये सिद्धांत खत्म हो गया आपके, ये सिद्धांत दोनों इंपॉर्टेंट है, मास्टर सिद्धांत और जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वीवीआईपी क्वेश्चन है, लिख लेना इसको, ठीक है, 2-3 नंबर में सीबीएसई हमेशा पूछता है। अब आ जाओ थोड़ा सा दरों के ऊपर कि हमारे देश में क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, ठीक है, और आयु संभाविता क्या है, लिंग अनुपात क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, मातृ मृत्यु दर क्या है, और प्रजनन दर क्या है। इस वीडियो में बस हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम उसका पूरा का थोड़ा सा रह जाएगा, जिसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा नहीं रहेगा, वो थोड़ा सा रह जाएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, नहीं तो अगर मैं पूरा समझाने बैठूँ इसी वीडियो में ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए लंबी नहीं करते हुए, है ना, आपका जो जोश है वो ना गिराते हुए हम बस यहीं तक पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड वीडियो में आपको फटाफट पूरा पढ़ा देंगे, वो भी 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी, बस ज़्यादा नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये मेन तो यही है यहाँ तक आपका। अब पढ़ लेते हैं यहाँ क्या जन्म दर क्या होता है। सुनो, जन्म दर एक क्षेत्र में 1000 महिलाओं ने जितने बच्चों को जन्म दिया उसको बोलते हैं जन्म दर। सिंपल सी परिभाषा, ध्यान से सुनना, दोबारा से बोल रहा हूँ। एक क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र ले लो, एक क्षेत्र में 1000 महिलाओं ने जितने बच्चों को जन्म दिया उसको बोलते हैं जन्म दर। सिंपल सी परिभाषा। जन्म दर हमारे देश में सबसे ज्यादा किस राज्य में? हमारे देश में जन्म दर सबसे ज्यादा है यूपी में, बिहार में सबसे ज्यादा जन्म दर है हमारे देश में। बढ़ती हुई जनसंख्या का सबसे बड़ा जो भाग है हमारे देश में कहां पर मिलता है आपको? जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग मिलता है आपको यूपी में और बिहार में। कहते हैं 2026 या 30 तक हमारे देश का जो 50% जनसंख्या का जो भाग है वो यूपी ही अकेला जनरेट करके देगा हमें। हमारे देश में तो हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है, हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश की, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? यूपी और बिहार की है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको यूपी और बिहार की मिलेगी देखने। जन्म दर कहते हैं इसको। मृत्यु दर क्या होती है? मृत्यु दर वो दर होती है जिसमें कि एक क्षेत्र में एक साल में मरने वालों की जनसंख्या कितनी थी उसको बोलते हैं मृत्यु दर। दोबारा सुनो, एक क्षेत्र में एक साल में कितने लोगों की मृत्यु हुई है उसको बोलते हैं मृत्यु दर। सिंपल सी परिभाषा। आज के समय में हमारे मृत्यु दर घटा दिया हमारे डॉक्टरों ने, मृत्यु दर को घटा दिया हमारे डॉक्टरों ने, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे देश में क्या हो गया? जनसंख्या का विस्फोट हो गया है। इस बात को समझो आप, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या विश्व की सबसे सर्वोत्तम, सबसे सर्वप्रथम फर्स्ट नंबर पर आ गया है, चीन को पछाड़कर। आगे चलो, प्रवासन दर।
प्रवासन दर को इंग्लिश में बोलते हैं माइग्रेशन रेट। माइग्रेशन रेट तो आपको पता है स्कूल के बच्चे यार, तो माइग्रेशन का मतलब पता ही होगा कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो जो लोग काम की तलाश में अपने राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में काम की तलाश में जाते हैं उसको बोलते हैं प्रवासन दर। हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रवासन कब हुआ था, याद है आपको? कोविड में सबसे ज्यादा प्रवासन हुआ था हमारे देश में, जब जो लोग काम की तलाश में अपने घर को छोड़कर शहरों में आए थे उनको वापस अपने शहरों से अपने गांव में जाना पड़ा था, उसको बोलते हैं प्रवासन दर। सबसे ज्यादा प्रवासन दर कब हुआ था? कोविड में हुआ था। आगे चलो, आयु संभाविता दर। आयु संभाविता दर क्या होती है? आयु संभाविता, जैसे आप समझ में आ रहा होगा, संभाविता का मतलब संभावना, आयु संभावना, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति कितना जीवित रह सकता है, वो संभावना। जैसे आज के समय में एक व्यक्ति 65 या 60 साल तक जीवित रहता है, लेकिन ये आयु संभावना हमारे देश में सबसे ज्यादा कब गिरा था? जब हमारे देश में ब्रिटिश ने इतना पीस दिया था हमारे देश को, इतना ज्यादा टैक्स लेते थे, इतना ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार किया था हमारे लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से एक समय हमारे भारत में ऐसा आया था कि जब हमारे देश में आयु संभावना 24 से 22 साल हो गई थी। बस हमारे देश में बस 24 या 22 साल तक ही बच्चे जीवित रहते थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि देश कुपोषित था, समाज में इतने ताना बाना नहीं था, इतना खाना पीना नहीं था कि बच्चों तक पहुंचाया जा सके। समाज पूरा कुपोषित हो चुका था, निर्धनता की सूरत में आ चुके थे, हड्डियां दिखती थी हमारे लोगों की। ऐसी सिचुएशन हो गई थी अंग्रेजों के टाइम पे। सबसे ज्यादा आयु संभावना हमारी कम हो गई थी अंग्रेजों के टाइम पे, लेकिन अब हमारी आयु संभावना कब कितनी है? 65 साल। तो आयु संभावना क्या होती है कि जिंदा या जीवित रहने की संभावना को क्या बोलते हैं? आयु संभावना। क्या? जीवित रहने की संभावना को आयु संभाविता बोलते हैं। बस सिंपल सी है। आगे हो, लिंग अनुपात सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको लिंग अनुपात भी बोलते हैं, इसको स्त्री पुरुष लिंग अनुपात भी बोलते हैं। इसको आप समझो है क्या? इसमें क्या होता है, 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं उसकी गणना को बोलते हैं स्त्री पुरुष अनुपात। दोबारा सुनो, कि 1000 पुरुष है, उसके पीछे कितनी महिलाएं हैं उनको बोलते हैं हम स्त्री पुरुष अनुपात। हमारे देश में आज भी स्त्री का रेट जो अनुपात है, स्त्री का जो अनुपात है वो बहुत ज़्यादा नीचे है। 1000 पुरुषों के पीछे हमारे समाज में सिर्फ और सिर्फ कुल 952 या 942 महिलाएं हैं एक क्षेत्र में। 1000 पुरुषों के पीछे आज भी पुरुषों को ही, जो लोग अब हमारे यहाँ के समाज के लोग पुरुषों को ही, बेटों को ही जन्म देना ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, बेटियों को नहीं देते हैं। वो बेटियों को जन्म नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे घर में बेटा ही पैदा हो, क्योंकि इसके पीछे रूढ़िवादी परंपराएं भी हैं। क्यों? क्या सोचते हैं घर वाले या समाज क्या सोचते हैं आपके, या रिश्तेदार क्या सोचते हैं आपके? वो ये सोचते हैं भाई बेटियां क्या करेगी हमारे समाज में पैदा होकर, वो हमारा वंश थोड़ी बढ़ाएगी आगे, वो तो पराया धन है, उनको तो कहीं और चले जाना है। हाँ, ऊपर से उनको दहेज भी देना पड़ेगा, ऊपर से उनकी फिर पूरी देखभाल करनी पड़ेगी, उनके ऊपर इतना पैसा लगाना पड़ेगा उनकी पढ़ाई पर, उनकी लिखाई पर, जिससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। समाज ऐसी सी बातें सोचता है, जिसकी वजह से बेटियों को भ्रूण हत्या हो जाती है। आपको पता है हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या होती है, जिसमें कि माँ के गर्भ में पहचान करके कि बेटा होगा कि बेटी होगी। अच्छा, हमारे देश में पहचान करने की तकनीक क्या है? हमारे देश में 2 तकनीक है पहचान करने की, माँ के गर्भ में, आपकी बुक में भी है, सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि माँ के गर्भ में पता लगा लिया जाता है कि बेटी होगा या बेटा होगा, जिससे कि अगर बेटा होगा तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन बेटी होगी तो उसको पेट में ही मार दिया जाता है माँ के। उसको बोलते हैं कन्या भ्रूण हत्या। हमारे देश में सबसे ज़्यादा बड़े स्तर पर थी, बहुत बड़े स्तर पर थी, क्योंकि बेटियों को कोई जन्म देना चाहता ही नहीं है समाज में, क्योंकि बेटियों को पराया धन समझा जाता है और उनको पेट में ही मार दिया जाता है, माँ के पेट, माँ के गर्भ में। ये होता है कन्या भ्रूण हत्या। हमारे देश में आज भी महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है, 952 है। 1000 पुरुषों के पीछे 952 महिलाएं हैं, देखो आप। और सबसे ज़्यादा अगर आपको महिला का जो अनुपात है कम देखने को मिलेगा, वो 2 राज्यों में देखने को मिलेगा। सबसे कम हरियाणा में 800 से भी नीचे है। हरियाणा में 1000 पुरुषों के पीछे 795 या 790 महिलाएं। सबसे ज़्यादा किस, अगर आपसे पूछना सीबीएसई 1 नंबर में पूछते सीबीएसई बताओ किस राज्य में महिला अनुपात सबसे कम है, तो आप बताओगे हरियाणा में सबसे कम है। सबसे कम है, जहाँ पर 1000 पुरुषों के पीछे सिर्फ कुल 790 या 795 महिलाएं पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा कम है। उसके बाद आ जाता है आपका चंडीगढ़ और पंजाब, सबसे ज़्यादा कम लेकिन हरियाणा में। ठीक है, इस बात को समझा। इसको बोलते हैं स्त्री पुरुष लिंग अनुपात। आ गया शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होती है? शिशु मृत्यु दर वो दर होती है जिसके अंतर्गत 1000 महिलाएं अपने जिन बच्चों को वो जन्म देती हैं 1 साल के अंदर, दोबारा सुनना, 1000 महिलाएं 1 साल में जिन भी बच्चों को जन्म देती हैं, वो बच्चे 1 साल की उम्र भी नहीं पकड़ पाए, वो बच्चे 1 साल तक भी जीवित नहीं रह पाए, उनकी 1 साल के अंदर ही मृत्यु हो गई, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में या 2 दिन में या 3 दिन में, उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ा कारण हमारे समाज में पिछड़ापन है, गरीबी है। सरकार वो नीतियाँ लागू नहीं कर पाती जिससे कि हमारे समाज में माँओं को वो जो खाना होना चाहिए, जो प्रेगनेंसी के समय जो होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता उन तक, वो नहीं पहुँच पाता उन तक जो प्रेगनेंसी के समय उनको चाहिए होता है, जिसकी वजह से फिर जो बच्चे होते हैं वो
ऐसे पैदा होते हैं जो कि 1 साल तो क्या 3-4 महीने भी नहीं पकड़ पाते। कुछ पिछड़ापन का कारण है, कुछ समाज में कुपोषित समाज है, और सबसे बड़ा जो कारण है समाज में वो है आपका समाज में असमानता, जिसमें कि कुछ लोगों के पास तो बहुत बड़ा पैसों का संसाधन आपको देखने को मिलेगा और कुछ छोटे लोगों में आपको थोड़े बहुत पैसे भी नहीं मिलते। उनकी रोज की जो मूलभूत सुविधाएं वो उनको पूरा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। समाज में ये भी सबसे बड़ी समस्या असमानता, पैसों का असमान वितरण, जिसमें कुछ लोगों के पास तो बहुत सारा पैसा है और कुछ के पास बहुत कम पैसा है, और जिनके पास बहुत कम पैसा है उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने घर की महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय वो चीज़ें मुहैया करवा सके जो उनको चाहिए होती है, वो नहीं होता। इसी की वजह से फिर महिलाएं भी अपने बच्चों को जन्म देते समय मर जाती हैं। इसी की वजह से, इस पिछड़ेपन की वजह से, गरीबी की वजह से, इस असमानता की वजह से समाज में सरकार की नीतियाँ उस हिसाब से नहीं लागू हो पाती, जिस वजह से महिलाओं तक वो नीतियाँ नहीं पहुँच पाती। दूसरा भी यही है, मिलते जुलते हैं, मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर क्या होती है? मातृ मृत्यु दर में होता है कि वो महिलाएं जो 1 साल में अपने बच्चे को जन्म देते समय मर जाएं। दोबारा सुनो, वो महिलाएं जो 1 साल के अंदर जो अपने बच्चों को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो जाए, उसको बोलते हैं मातृ मृत्यु दर। इसके भी कारण वही है, गरीबी, भूखमरी, सरकार की नीतियां लागू नहीं पहुंच पाती उन तक, वो सारी कारण है, और असमानता। ठीक है, ये सारे कारण है मातृ मृत्यु दर के। ठीक है, प्रजनन दर क्या होता है? हमारे देश में प्रजनन दर क्या है? बच्चे पैदा कर सकने की उम्र को प्रजनन दर बोलते हैं। सिंपल परिभाषा कि जो बच्चे पैदा सकने की उम्र है उसको बोलते हैं प्रजनन दर। जो कि दर क्या है कि भाई जो महिलाएं हैं वो 17 साल से लेकर 49 साल तक जो कि बच्चों को पैदा कर सकने में लायक होती हैं, उनको बोलते हैं प्रजनन दर। सिंपल सी परिभाषा। ठीक है, होपफुली आपको ये सब समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं होगा, मुझे यहाँ तक लगता होगा, और फुली आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और कोरोना से बचे रहिए।